छात्रों, आज हम संकाय व विषयों की समझ चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे। ये विषय बीएड इंटीग्रेटेड 4th ईयर में है और बीएड 2nd ईयर में है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड्स हैं और ये मेथड्स संकाय व विषयों की समझ नामक विषय के साथ साथ हमारे जितने भी पेडागोजी के ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, चाहे वो बीएड 1st ईयर है या बीएड 2nd ईयर है, इंटीग्रेटेड 3rd ईयर में हो या इंटीग्रेटेड 4th ईयर में हो, उनमें सभी में ये मेथड्स प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आज हम सामाजिक अध्ययन विषय के मेथड्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला मेथड है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि देखो, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्याख्यान का मतलब होता है किसी बिंदु पर, किसी विषय पर, किसी प्रकरण पर बिगर रुके और उसको एक्सप्लेन करना, उस पर अपनी बात रखना, उस पर अपने विचार रखना, ये व्याख्यान के अंतर्गत आता है। तो हम सबसे पहले सामाजिक अध्ययन की इस अवधारणा को देखते हैं और इस अवधारणा के अंदर हम ये देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है, इस विषय का ज्ञान कराने के लिए शिक्षण विधि का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये सामाजिक अध्ययन सामान्य विषय के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर सभी विषयों का एक समायोजन होता है और इस विषय का ज्ञान कराने के लिए शिक्षण का बहुत अधिक महत्व होता है। शिक्षण वह कला है, शिक्षण वह कला है जिसके माध्यम से किसी भी कठिन से कठिन विषय को, कठिन से कठिन ज्ञान को सरल रूप में तैयार कर बालकों के सामने, छात्रों के सामने रखा जाता है, जिससे छात्रों को उसका ज्ञान आसानी से हो जाता है। यदि कोई भी पाठ्यक्रम कितना भी उपयोगी हो, कितना भी सार्थक हो, यदि उसको सही तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से वह कार्य अधूरा होता है। इसी संबंध में श्रीमती एस कोचर ने लिखा है, जिस प्रकार एक सैनिक के लड़ने के लिए, एक सैनिक के लड़ने के लिए
उसे हथियारों का ज्ञान आवश्यक है। यानी कि जिस प्रकार एक एक सैनिक को लड़ने के लिए प्रत्येक सैनिक को हथियार का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को भी शिक्षण की विधियों का ज्ञान आवश्यक है। देखिए एक बार पुनः श्रीमती एस कोचर शिक्षण के महत्वता को बताते हुए बताती हैं कि जिस प्रकार युद्ध के मैदान में एक सैनिक के लिए लड़ने के लिए हथियारों का ज्ञान आवश्यक है कि किस हथियार का उपयोग किस तरीके से किया जाए, किस परिस्थिति में किस हथियार का प्रयोग किया जाए, उसका ज्ञान आवश्यक है। उसी प्रकार एक अच्छे शिक्षक को अच्छा शिक्षण कराने के लिए शिक्षण की विधियों का ज्ञान भी अति आवश्यक है। आज हम इसी संदर्भ में पहली शिक्षण विधि व्याख्यान विधि का अध्ययन करेंगे। तो जिसमें अब हम देखते हैं कि जो लेक्चर मेथड है, आपने देखा होगा चुनाव के दौरान नेता लोग बड़े बड़े मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वो अपनी जीवन में भावी 5 साल में उनकी क्या योजनाएं होंगी, क्या वो अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, देश का विकास किस तरीके से करेंगे, वो सब बात उन शब्दों के माध्यम से कहते हैं, मंच के माध्यम से कहते हैं, वो एक लेक्चर ही है। इसी तरह शिक्षक भी जब एक स्थान पर खड़ा होकर बड़ी कक्षा के सामने अपने ज्ञान को अपने शब्दों के माध्यम से बालकों तक प्रक्षेपित करता है, उसे हम लेक्चर मेथड कहते हैं। लेक्चर मेथड नंबर 1 यह परंपरागत विधि है। परंपरागत विधि है। परंपरागत से अर्थ है कि प्राचीन काल से ही इस विधि का उपयोग होता आया है। और अगर हम देखते हैं आज की बड़ी कक्षाओं के माध्यम से, तो भारत में भी इसका बहुत अधिक उपयोग होता है। दूसरी बात, ये विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। देखिए परंपरागत विधि है। परंपरागत विधि इसलिए है कि प्राचीन, अगर हम हमारे इतिहास को देखते हैं, हम गुरुकुल प्रणाली की ओर जाते हैं, तो ये बात स्पष्ट होती है कि प्राचीन काल में भी शिक्षण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता था। और वर्तमान में भी, मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वर्तमान में भी भारतीय परिवेश में बड़ी कक्षाओं में लेक्चर मेथड का उपयोग आज भी किया जा रहा है, बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित है। प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं, गुरुकुल परंपराओं की बात करते हैं, तो हमारे जो गुरु थे
वो प्राचीन ग्रंथों को पढ़ाने के लिए, साहित्य को पढ़ाने के लिए इस विधि का उपयोग करते थे। और जो साहित्य था उस साहित्य की का जो ज्ञान था लेक्चर विधि के माध्यम से बालकों को दिया जाता था। अब भारतीय परिवेश के बाद बात आती है यूरोपीय देशों की। तो अगर हम यूरोपीय देशों की बात करते हैं तो लेक्चर मेथड का प्रादुर्भाव यूरोपीय देशों में मध्य युग में हुआ था। कब हुआ? मध्य युग में। कहां हुआ? यूरोप में। हमारे यहां लेक्चर मेथड का उपयोग कब से होता था? प्राचीन काल से। जो गुरु थे वो साहित्य का ज्ञान लेक्चर मेथड के माध्यम से बालकों को कराते थे। इस विधि का प्रयोग यूरोप में मध्यकाल में प्रारंभ हुआ और दुनिया के कई सारे देशों ने इस विधि को अपने देश में मान्यता प्रदान कर दी और इसको स्वीकृति प्रदान कर दी। उसी संदर्भ में J.M. ली कहते हैं, जेम्स एम ली। जेम्स एम ली कहते हैं व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय विधि है जिसमें शिक्षण औपचारिक औपचारिक रूप से नियोजित रूप में किसी प्रकरण पर या समस्या पर भाषण देता है। तो देखिए जेम्स एम ली कहते हैं कि व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय विधि है जिसमें शिक्षक औपचारिक, दो तरह की शिक्षण होता है, एक औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो औपचारिक रूप से किस रूप में? औपचारिक रूप से नियोजित रूप से किसी भी प्रकरण या समस्या पर वो भाषण देता है। कौन कहता है ये बात? जेम्स एम ली। इसके बाद विनिंग एवं विनिंग।
विनिंग एवं विनिंग। देखिए विनिंग एवं विनिंग क्या कहता है, यह एकमात्र व्यावहारिक विधि है। कैसी है ये एकमात्र व्यावहारिक विधि है जो बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में बड़ी कक्षाओं में प्रयोग में ली जाती है। तो विनिंग और विनिंग क्या कहता है कि यह एकमात्र व्यावहारिक विधि है। कौन सी? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि एकमात्र व्यावहारिक विधि है जो बड़ी मात्रा में बड़ी कक्षाओं में काम में ली जाती है। काम में ली जाती है। इसका वर्तमान रूप इसका वर्तमान समय में विस्तृत इसका वर्तमान रूप में विस्तृत रूप में प्रयोग किया जा रहा है। प्रयोग किया जा रहा है। जो मुख्य कारण है। देखिए विनिंग एंड विनिंग की परिभाषा को एक बार पुनः देख लीजिए। यह एकमात्र ऐसी व्यावहारिक विधि है जो बड़ी कक्षाओं के लिए काम में आ रही है और इसकी इस विशेषता के कारण ही इसको बहुत अधिक बड़े रूप में वर्तमान विद्यालयों में, महाविद्यालयों में या कक्षाओं में शिक्षण के लिए किया जाता है। एक और राइटर हैं जिनको हम कार्टर गुड नाम से कहते हैं, जिनका नाम है कार्टर गुड। कार्टर गुड। कार्टर गुड ने अपने शैक्षणिक शब्दकोश में, देखो एक होता है शाब्दिक शब्दकोश, डिक्शनरी जिसको हम बोलते हैं, लेकिन इनका शैक्षिक शब्दकोश है जिसमें शिक्षण से संबंधित ही शब्दावली का संगठन किया जाता है। तो उन्होंने भी इसको शिक्षण विधि माना है जिसमें अधिकतम मौखिक उद्बोधन द्वारा न्यूनतम कक्षा के संसाधनों के द्वारा
छात्रों में रुचि और प्रभाव को जागृत करके और उनके चिंतन शक्ति को विकसित करते हुए बिना अधिक सहायक सामग्री के यानी कम सहायक सामग्री के माध्यम से छात्रों में ज्ञान देने का कार्य किया जाता है। अब बात आती है व्याख्यान विधि का प्रयोग। देखिए, अब तक हमने जो देखा वो देखा कि व्याख्यान विधि प्राचीन काल से ही हमारे देश में प्रचलित रही है। आधुनिक समय को अगर की संदर्भ में देखते हैं तो मध्य यूरोप में ये मध्य युग में गई और इसकी जो उपयोगिता है या उपाय देता है उसके आधार पर बहुत सारे देशों ने इसको मान्यता प्राप्त की, प्रदान कर दी है। और कार्टर वुड्स ने भी अपनी जो शैक्षिक शब्दावली है, शब्दकोश है, उसमें इसको स्थान दिया है और बताया है कि यह ऐसी विधि है जिसमें अधिकतम मौखिक उद्बोधन के द्वारा बालकों को कम साधनों का उपयोग करते हुए अधिकतम छात्रों में रुचि, प्रभाव और उत्तेजना पैदा करते हुए ज्ञान देने का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। इसके अंदर सहायक सामग्री की आवश्यकता कम होती है, लेकिन फिर भी कम मात्रा में चार्ट, मानचित्र, रेखा चित्र, अन्य दृश्य सामग्री का प्रयोग भी इसमें किया जा सकता है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अमनोवैज्ञानिक विधि। ये विधि अमनोवैज्ञानिक विधि इसीलिए है कि इसमें शिक्षक यानी वक्ता अधिक सक्रिय होता है, बालक श्रोता कम सक्रिय होते हैं, उनका काम सिर्फ सुनना होता है। तो ऐसी स्थिति में यह विधि अमनोवैज्ञानिक है, लेकिन फिर भी इसकी वर्तमान परिस्थितियों में और विशेषकर भारत के संदर्भ में जहां आर्थिक संसाधनों की बहुत कमी है, उस दृष्टि से ये विधि बहुत अधिक प्रभावी विधि है और काफी महत्वपूर्ण विधि है। अब बात आती है इस विधि का प्रयोग। इस विधि का प्रयोग आखिर होता कैसे है? तो सबसे पहले बात है, इस विधि के प्रयोग के संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि यह विधि शिक्षक केंद्रित है। कैसी है? शिक्षक केंद्रित है, अर्थात इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय होता है और बालक कम सक्रिय होता है, इसीलिए इसे अमनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो इस विधि में सबसे पहले शिक्षक किसी भी प्रकरण को किसी भी प्रकरण प्रत्यय नियम सिद्धांत किसी भी नियम, प्रकरण, सिद्धांत व क्रिया पर अपने हाव भाव, अंग संचालन, मुख
मुद्राओं, अंग संचालन, मुख मुद्राओं, उत्साह व उत्साह व क्रियाशीलता द्वारा सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। क्या करता है? सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है तथा शिक्षण के दौरान वह सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। देखिए, ये 4 पंक्तियों के माध्यम से इस शिक्षण विधि का प्रयोग आपके जहन में स्पष्ट हो गया होगा। मैं इसको पुनः एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। इस विधि में शिक्षक किसी भी प्रकरण, किसी भी प्रत्यय, किसी भी नियम, किसी भी सिद्धांत या क्रिया पर, किस पर? क्रिया पर अपने हाव भाव, अंग संचालन, मुख की मुद्राएं, उत्साह और क्रियाशीलता के आधार पर बच्चों के सामने वह उसका सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। उस सजीव चित्रण के माध्यम से बालक उस ज्ञान को अर्जन करते हैं। उस सजीव चित्रण के दौरान वह सहायक सामग्री का प्रयोग भी करता है, जिसमें चार्ट है, जिसमें नक्शा भी है, जिसमें कोई सब नियमावली भी है, वो सब चीज का प्रयोग करता है। अब आती है इसके लाभ। तो देखिए, सबसे पहला जो लाभ है इसका, वो है लाभ। पहला लाभ है विद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। विद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों के लिए उपयुक्त। अब आप देखेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कैसे है, क्योंकि हमारा देश आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ देश है। हमारे विद्यालयों की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी सक्षम, सुदृढ़ नहीं है कि वो नए नए शिक्षण सामग्री का उपयोग कर सके। इसलिए छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान देने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि भारतीय विद्यालयों में छात्रों की संख्याएं भी औसत से अधिक होती हैं। नंबर 2, एक मिनट।